नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, चुनाव हमेशा नाक और साख का सवाल होता है और जब भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में उतर रही हो तो वो कितना भी बड़ा चुनाव क्यों ना हो और कितना भी छोटा चुनाव क्यों ना हो, बीजेपी पूरी ताकत के साथ उसे लड़ती है। ये अलग बात है कि तमाम तरीके के आरोप फिर चुनाव में जब हार जीत होती है, नतीजे आते हैं तो लगाए जाते हैं, लगते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखा दिया है कि वो या उसके कार्यकर्ता चुनावी मोड में रहते हैं। ये चुनावी मोड जो है, क्या लोगों के हितों के लिए होता है या पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए होता है या सत्ता में बने रहने के लिए होता है? ये तमाम सवाल हो सकते हैं। लेकिन आज हम हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव की बात करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव में। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात के दौरान निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। देखिए, बीजेपी किस हद तक चुनाव को लेकर गंभीर होती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निकाय चुनाव को लेकर भी फीडबैक ली जा रही है और वो भी किस स्तर पर ली जा रही है। तो निश्चित तौर पे नाक और साख का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी और हरियाणा में मौजूद अन्य दलों के लिए भी है। हम आपको लोकसभा चुनाव से लेके और विधानसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव सब पे बात करेंगे। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में बगावत देखने को मिली थी और अब निकाय चुनाव में स्थिति क्या है। क्या बीजेपी ने मात्र कुछ महीने के भीतर उस बगावत की स्थिति को संभाल लिया है या कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से हवा बनी हुई थी विधानसभा चुनाव में, अब निकाय चुनाव में उसकी स्थिति कैसे रहने वाली है? हमारे साथ हरियाणा की राजनीति की नब्ज पहचानने वाले, अपनी हथेली की तरह हरियाणा की राजनीति को समझने वाले नवीन धमीजा साहब हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद प्रदीप जी। नवीन सर, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक मिशन की तरह लेके चलती है। हर चुनाव को चाहती है कि बस जीत लिया जाए। ये जो चुनाव जीतने की प्रवृत्ति, चुनाव लड़ने का तरीका और संगठन स्तर पर, क्योंकि देखिए, अगर हम निकाय चुनाव पे डिस्कस कर रहे हैं तो निकाय चुनाव पे डिस्कस करने का मतलब ये है कि छोटे चुनाव जब होते हैं तो पता चलता है कि ग्राउंड लेवल पे कोई भी पार्टी कितनी मजबूत हो रही है, हो सकती है, उसकी संभावनाएं क्या है। ये निकाय चुनाव से भी तय होगा। शहरी क्षेत्रों में किस पार्टी का कितना वजूद है, क्योंकि बीजेपी को तो वैसे भी शहरी पार्टी कहा जाता था, लेकिन कांग्रेस के लिए भी तो ये नाक का सवाल है नवीन सर, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हालांकि सत्ता में आते आते रहेगी, लेकिन प्रदर्शन इतना बुरा नहीं था। देखिए प्रदीप जी, मैंने अपने जीवन में ना केवल पत्रकारिता के कार्यकाल में बल्कि अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में ये पहला ऐसा चुनाव देखा है जहां कांग्रेस को अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे, उनको कैंडिडेट नहीं मिले जी। इस चुनाव में। निकाय चुनावों में हरियाणा में जहां जहां भी निकाय चुनाव हो रहे हैं, लगभग सभी जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है और सब जगह ये तय है कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। हर जगह उनके मेयर बनेंगे, उनके पार्षदों के पास स्पष्ट बहुमत होगा, क्योंकि ये और ऐसी स्थिति मैंने जिंदगी पहली बार देखी है। कांग्रेस के साथ हमेशा कभी ऐसा नहीं देखा। कांग्रेस के पास हर चुनाव में उम्मीदवारों की एक कतार होती थी, टिकट मांगने वालों की लाइन होती थी, एक भीड़ होती थी। भले ही चुनाव कोई भी जीते, कोई भी हारे, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जिंदगी में मैंने देखा जब कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कांग्रेस की स्थिति इस वक्त कितनी बुरी हालत में है। कांग्रेस अपने मतलब इतने बुरे दौर से गुजर रही है कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कांग्रेस ऐसी स्थिति में भी होगी कि कांग्रेस को उम्मीदवार ढूंढने पड़ेंगे।
और कांग्रेस के पास फरीदाबाद की हम बात करते हैं 46 वार्डों में उनको उम्मीदवार तक नहीं मिले, 38 वार्डों में उनको उम्मीदवार मिले। जी आज भी अगर हम बात करें मेयर की, तो फरीदाबाद में मेयर की उनकी स्थिति ये है कि मेयर कहीं चुनाव में प्रचार के लिए नहीं जा रही उनकी मेयर। जी वो मतलब ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ हमने चुनाव जीतना नहीं है। उनका क्या टारगेट था ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्या सिर्फ यही टारगेट था कि भी यहाँ भी चुनाव के लिए खड़े हो जाओ, चंदा इकट्ठा हो जाए, चंदा ले जाओ, अपना कम से कम चुनाव में जीतोगे नहीं तो कम से कम कुछ तो हासिल होगा। ये बड़ा दुखदाई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए नवीन जी, बड़ी महत्वपूर्ण दूसरी बात बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पे फीडबैक ले रही है निकाय चुनाव को लेके। खुद प्रधानमंत्री से जब मिले हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने फीडबैक दिया है और खुद तीन तीन केंद्रीय मंत्री जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं प्रचार के लिए। मनोहर लाल खट्टर अलग से कैबिनेट मंत्री है, वो उतरे हुए हैं, पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो है फरीदाबाद से सांसद और केंद्र में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर प्रचार कर रहे हैं। कृष्णपाल तो गुर्जर पूरा तंत्र जो है भाजपा का लगा प्रदेश हुआ है। अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो एक इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम करे कि पिछले सारे रिकॉर्ड खत्म हो और उनका ये रिकॉर्ड आगे टूट ना पाए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भी इससे मजबूत होते नजर आएंगे, क्योंकि पहले जी जब नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो शुरू में ये कहा जा रहा था कि ये तो एक डमी मुख्यमंत्री हैं, जी क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ही उस वक्त सुपर सीएम की तरह काम कर रहे थे। भले ही मुख्यमंत्री की शपथ नायब सिंह सैनी ने ले ली थी, उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यभार संभाल लिया था, लेकिन जिस तरीके से सरकार चल रही थी हरियाणा में, हालांकि आज भी स्थिति कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हम्म आप यदि देखें, आज भी लोग कहते हैं कि भी मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल कौन है, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल खट्टर ही उनसे मजबूत हैं। लेकिन आज सेहरा अगर जीत का सेहरा बंधेगा तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिर बंधेगा। और कांग्रेस की आप ये स्थिति देखिए, पे थोड़ी पूरी सी उनकी बात करते पूरी हैं। निकाय टीम चुनाव के उनकी बहाने ही अगर हम कांग्रेस की स्थिति पे बात करें नवीन जी, तो कांग्रेस की हालत तो ये है कि जहां बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार रखा है और एक एक वोट के लिए संघर्ष किया जा रहा है। देखिए, चुनाव जितना छोटा होता है नवीन सर, उतना ही वो महत्वपूर्ण इसलिए हो उतना जाता ही है क्योंकि छोटे, कठिन भी होता है, उतना ही कठिन। एक एक वोट की कीमत होती है उसमें, हाँ, पर्सनलाइज मैन चुनाव टू हो मैन जाता है मार्किंग हो ये। जाती है। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो छोटा उस चुनाव चुनाव में हमेशा बल्कि कठिन। ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। निकाय चुनावों में या छोटे चुनावों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक एक वोट, एक एक आदमी कीमती होता है उनके लिए। वो एक एक घर पर दस्तक देते हैं कैंडिडेट। ऐसे में अगर लेकिन हम कांग्रेस की स्थिति की बात करें नवीन जी, कांग्रेस जी जी, विधानसभा चुनाव में हार के बाद अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। और यह समय था कांग्रेस के नेताओं के लिए अपने आप को साबित करने का। यह समय था कांग्रेस के नेताओं को अपना ग्राउंड मजबूत करने का, कांग्रेस के नेताओं को यह बताने का पब्लिक के बीच में कि वो अभी भी लोगों के हितों की बात कर सकते हैं। पब्लिक तो शहरों में भी उतनी रहती है जितनी गांव में रहती है, गांव में थोड़ी ज्यादा रहती है। लेकिन शहरों में काम करने के लिए जो पार्टियों को आगे आके जो जिस तरीके से लोगों को समझाना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने उससे पहले ही हथियार डाल दिए। देखिए डबास जी, 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद एक बार तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस की ऐसी लहर चली थी और लग रहा था कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से हरियाणा में अपने सरकार बनाएगी। और कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की भारी कतार थी, भारी भीड़ थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने लगे थे। इनेलो के नेता ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। कई दलों के नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे और वो टिकट मांग रहे थे। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनावों के जब परिणाम आए, बिल्कुल उलट परिणाम थे।
अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी को जहां हरियाणा में 90 में से विधानसभा में 48 सीटें मिली थी और आज तक भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें कभी नहीं मिली। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की जी और कांग्रेस जहां अपना सरकार बनाने का दावा कर रही थी और लोगों को लग रहा था पूरे प्रदेश में ना केवल जनता को, पत्रकारों को, नेताओं को, हर आदमी की जबान पर यही था कि इस पर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से धाराशायी हुई विधानसभा चुनावों में किसी ने इस बात का सोचा नहीं था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने, आप ये देखिए, उन्होंने इस बात को लेके बैठकें की, चिंतन मंथन जरूर किया कि कांग्रेस के ये हालात क्यों हुए, क्यों कांग्रेस इतने बुरी तरीके से आ रही। और नहीं, वो ठीक रहा, ये ईवीएम पे फोड़ दिया ना उन्होंने। सबसे देखिए, भले ही उन्होंने ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ा, लेकिन कांग्रेस ने भी अंदर खाने इस बात को मान लिया था कि कांग्रेस का संगठन ना होने की वजह से हरियाणा में उनको भारी नुकसान हुआ है। जी क्योंकि पूरे हरियाणा में कांग्रेस का संगठन पिछले 10-12 सालों से नहीं बन पाया है, जिसका नुकसान कांग्रेस का हुआ। कांग्रेस के पास अपने पदाधिकारी नहीं है, अपने जिलाध्यक्ष नहीं है, उनके पास टीम नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। और जब पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता ना हो, अपनी टीम नहीं हो, तो उनके जो कभी कार्यकर्ता रहे, जो कांग्रेसी कहलाते थे, वो कांग्रेस के साथ बंधे हुए नहीं रहे। उसका परिणाम ये हुआ, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया, कोई आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया, कोई इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ गया। उनका पसंदीदा नेता था, वो उसके साथ चुनाव में काम करने लगे और उसका नुकसान कांग्रेस को चुनावों में हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपना संगठन तैयार नहीं कर पाई। ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो रहा है। हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस को अपने उम्मीदवार नहीं मिल रहे और यही स्थिति अगर रही और कांग्रेस ने अपने आप को नहीं संभाला, तो आने वाला समय मुझे लगता है ऐसा होगा कि विधानसभा में भी अगर यही हालात रहे, तो ये बड़ा दुखदाई होगा कांग्रेस के लिए। नवीन जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस जी, ने जी। ऐसा नहीं है कि अगर वोट फीसदी के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की वोटों में विधानसभा चुनाव में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। सत्ता में आना ना आना वो एक अलग बात है, सीटें कम ज्यादा होती है, लेकिन लोगों ने वोट तो दिया था। लगभग बराबर वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को मिला था। उसके बावजूद अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और जी, जी। कांग्रेस के आला कमान ने इस बात में ढिलाई बरती कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव समय पे कर लिया जाए, कांग्रेस के आला कमान ने इस बात में ढिलाई बरती कि अगर हार हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है, जो भी जिम्मेदार है उसको तुरंत बदल के दूसरे आदमियों को लाया जाता, आगे बढ़ाया जाता। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के भीतर यह स्थिति हो गई है कि सबको यह डर लग रहा है कि भाई मैं आज नहीं कल तो मैं क्या पता नेता प्रतिपक्ष किसको बनाए, क्या पता प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाए, क्योंकि कांग्रेस में तो अब सर्जिकल स्ट्राइक का दौर शुरू हो चुका है। आलाकमान जो है लगातार कोशिशें कर रहा है कि जो निष्क्रिय नेता है उनको बदल के सक्रिय नेता को लेके आए। सीडब्ल्यूसी में भी अब देखिए बदलाव का दौर शुरू हो गया है, चाहे जयराम रमेश है, चाहे अंबिका सोनी है, चाहे ए के एंटनी है, सबको बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के भीतर अभी बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं ने ये जो साख और नाक का सवाल मैं कह रहा हूं निकाय चुनाव को, वो इसलिए भी है क्योंकि इससे परसेप्शन क्रिएट होती है और पार्टी जो है या तो इससे एक बार फिर से धरातल पे मजबूत होती है या फिर पार्टी, क्योंकि अभी तो कांग्रेस उस स्थिति में है जो विधानसभा चुनाव में तो ठीक है सत्ता में नहीं आई लेकिन अच्छे मत लेके गई और एक परसेप्शन बनी हुई थी, लेकिन उस परसेप्शन के बाद जो हालत खराब हो रही है उसको लेके आप क्या कहेंगे? प्रदीप जी, विधानसभा चुनावों में इसमें कोई शक वाली बात नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आसपास लगभग अपने वोट उन्होंने हासिल किए। लोगों ने उनको खुल करके वोट दिए क्योंकि उस वक्त जनता को भी लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, एक बड़ा माहौल बना हुआ था कांग्रेस का। लेकिन उनको जो वोट मिले थे, वो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज थे, बीजेपी की सरकार से लोग नाराज थे, अफसरशाही हावी थी, नेता उनके काम नहीं कर पाए थे, यहां तक कि विधायक मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो पाती थी, विधायक मंत्री भी अंदर खाते नाराज थे और लोगों ने विरोध में कांग्रेस को वोट दिए थे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जीत नहीं पाई
कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। कांग्रेस उसके बाद अपने आप को संभाल पाती, अपने को संगठन बना पाती, मजबूत कर पाती। बिल्कुल उसके उलट हुआ। कांग्रेस उसके बाद बिल्कुल ढीली पड़ती चली गई। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सदन में, हरियाणा विधानसभा के सदन में कांग्रेस नेता विपक्ष भी आज तक तय नहीं कर पाई कि कौन नेता विपक्ष होगा विधानसभा में, सदन में। जी और उसका भी नुकसान हुआ। जबकि कांग्रेस को उसके बाद सीख लेनी चाहिए थी, उसके बाद इन्हें अपना संगठन तैयार करना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद लगातार बैठकें ली और बैठकों में उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से भी नाराजगी जाहिर की थी कि उन्होंने भी इसका उनका रोल ठीक नहीं रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। और माना जा रहा था कि हरियाणा में बड़े स्तर पर बदलाव होगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ये तय कर लिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, तो मुझे लगता है उसके बाद उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए था। जिला जिला में जिलाध्यक्ष बनाने चाहिए थे, अपना संगठन तैयार करना चाहिए था, संगठन को मजबूत करना चाहिए था। अभी आप देखिए उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के प्रभारी को बदल दिया, बीके हरिप्रसाद को दोबारा चार्ज दे दिया गया। पहले भी वो हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। लेकिन सिर्फ प्रभारी बदलने से काम नहीं चलेगा। जब तक हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता संगठित नहीं होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ेगा नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता जब तक सक्रिय नहीं होगा, उनको जिम्मेवारियां नहीं दी जाएंगी, तब तक कांग्रेस हरियाणा में एक्टिव नहीं होगी और कांग्रेस बिल्कुल धाराशायी होती जा रही है। निकाय चुनावों में हालात ये हो गए, कांग्रेस के जो नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, जी उन्होंने कहा कि हम पंचायती तौर पर उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ये जी देखिए, कांग्रेस के नेताओं को भी ये लग रहा है कि अगर हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, तो हमें नुकसान होगा, जनता हमें वोट नहीं देगी। लेकिन हम अगर निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे को वोट मिलेंगे। ये हालात जब कांग्रेस के अपने अंदर पैदा हो गए, तो इससे बुरे हालात कभी नहीं हो सकते कांग्रेस के। और इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार इस बात को संगठन समझ तो नहीं पा एक रही है। जगह है ही कि संगठन ना होना या ये सब कुछ तो जिम्मेदार है ही। लेकिन अगर फील्ड पे नेता सक्रिय हो तो कार्यकर्ता अपने आप या समर्थक अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन अब की बार तो ऐसा लग रहा है कि कोई नेता ही सक्रिय नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ रोहतक से सिमट के रह गए हैं, जबकि वो पूरा हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने लगातार प्रचार किया। इसके अलावा कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस के बड़े नाम हरियाणा में है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे फील्ड में। वही कहीं एक दिखाई नहीं दे रहे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक डिफरेंस जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बड़ा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ने तो अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को फील्ड में उतार रखा है, मुख्यमंत्री को फील्ड में उतार रखा है, प्रधानमंत्री जो है फीडबैक ले रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो स्लीपिंग मोड में चली गई है चुनाव के दौरान। तो इससे एक परसेप्शन जो पार्टी की बनती है वो तो खराब होती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, जितने, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, केंद्रीय मंत्री हैं, और चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है या कोई केंद्रीय मंत्री हैं, कृष्ण पाल गुर्जर हैं, या और उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब सक्रिय हैं, वो सब मैदान में हैं और वो लगातार लोगों के बीच सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर के अपील कर रहे हैं। हालांकि वो इस बात को भी प्रचारित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें जो, अगर फरीदाबाद में 46 वार्ड है, 40 की 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और लोगों को अपील कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने जाएं। तो आप ये देखिए, और कांग्रेस का कोई नेता नजर नहीं आ रहा है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो। आप ये देखिए, कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता उन लोगों से अपील तक नहीं करता नजर आ रहा। जी मैदान में आना तो दूर, किसी की एक अपील भी नजर नहीं आ रही कि कोई ये कह रहा हो कि कांग्रेस को वोट दो। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा चुनावों में कभी होता ही नहीं है कि उनके बड़े नेता चुनाव में नजर ना आए। ये बड़ा दुखदाई है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से हथियार डाल दिए हैं और कांग्रेस के नेताओं को ये नहीं समझ में आ रहा कि आगे कमान किसके हाथ में होगी। इस वजह से भी मुझे लगता है कि वो लोग सामने नहीं आ रहे। उन लोगों के बिल्कुल अपने बिल्कुल, ये निजी हित पहले हैं। यही सवाल वो मेरा था कि कांग्रेस के नेताओं को शायद अब ये लगने लगा है कि अगर परिवर्तन होगा और क्या पता किसके हाथ में चाबी कमान दी होगी जाए कौन। कांग्रेस की, हरियाणा हाँ हाँ, कांग्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, देखिए दबास जी, भले ही चाबी किसी के हाथ में आए, कमान किसी के हाथ में सौंपी जाए, लेकिन कांग्रेस नेताओं को सक्रिय रहना चाहिए।
ये तो उनके अपने निजी स्वार्थ हो गए। वो निजी स्वार्थों को लेकर के प्रचार नहीं कर रहे। उनको लग रहा है अगर उनके हाथ में कमान नहीं होगी तो क्यों इस बात का प्रचार करें, वे क्यों इसका फायदा, इसका नाम दूसरे नेता को मिले कि आज दूसरा नेता आज अगर विधायक दल का तथाकथित नेता है या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है तो उसको इसका लाभ ना मिले। तो ये वो अपने निजी स्वार्थों की खातिर भी उन्होंने पार्टी का भट्टा बिठा दिया। उन्होंने पार्टी को बिल्कुल जो है ना निचले स्तर पे लाकर खड़ा कर दिया है। दो अंतिम सवाल हैं नवीन जी मेरे। जी 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 पहला प्रदीप सवाल जी। ये है कि आप कैसे देखते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी तो दावा कर रही है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, कि निकाय में बीजेपी होगी, प्रदेश में बीजेपी होगी, केंद्र में बीजेपी होगी, उसके दृष्टिकोण से। और दूसरा, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, नायब सिंह सैनी के दृष्टिकोण से, आने वाले समय में अगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार जीतते हैं या उनके जीतने की संभावना बनती है, तो व्यक्तिगत रूप से ये निकाय चुनाव नायब सिंह सैनी के लिए कैसे रहने वाले हैं, और दूसरा, पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए। देखिए प्रदीप जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, इस चुनावों के बाद कांग्रेस का हरियाणा में निकाय चुनाव में मुझे लगता है बिल्कुल सफाया हो जाएगा। कहीं कोई शहरों में एक आधा हो सकता है कोई उनका पार्षद जीत करके आए, जी अन्यथा भारतीय जनता पार्टी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार इसमें जीतते दिखाई दे रहे हैं। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। वो निर्दलीय उम्मीदवार भले ही वो कांग्रेस से रहे हों या वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं। जी तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं टक्कर है कहीं उम्मीदवारों के साथ, तो वो निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ है। उन निर्दलीय उम्मीदवारों में वो भी कैंडिडेट शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस की बजाय वो पंचायती उम्मीदवार बन गए, निर्दलीय उम्मीदवार बने, और या फिर वो हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी और वो बगावती सुर उनके हो गए और बगावत के रूप में वो भी निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में। जी तो उनके साथ ही उनकी टक्कर नजर आ रही है। कहीं भी कांग्रेस कैंडिडेट की एक आध जगह को छोड़कर एक या दो पार्षद ही मात्र आएंगे, तो ये बड़ा दुखदाई है। कांग्रेस के लिए इससे नुकसानदायक कभी नहीं हो सकता। जी तो कांग्रेस की स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है और इसका सीधा सीधा फायदा निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिर इसका सेहरा बंधेगा। वो मजबूत होते दिखाई देंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार क्लियर बनती दिखाई दे रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस बात का अभी से प्रचार कर रही है कि 2 तारीख को चुनाव है, 2 को वोटिंग है और 12 तारीख को 10 दिन बाद इसके रिजल्ट आएंगे, 10 दिन बाद काउंटिंग होंगी। वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि 10 दिन में ये मशीनों में गड़बड़ करेंगे, हेर-फेर करेंगे, इस वजह से जो है इन्होंने 10 दिन बाद काउंटिंग रखी है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैंने अपने जीवन में नगर निगम का ये पहला चुनाव देखा है, जब 10 दिन बाद नगर निगम चुनाव की काउंटिंग होगी। जी अन्यथा नगर निगम चुनावों में जिस दिन चुनाव होता है, उसी हाँ, उसी दिन दिन। उसकी काउंटिंग शाम को काउंटिंग हो जाती है, रात को उसके रिजल्ट आ जाते हैं। जी जी और इसके लिए आप देखिए इन्होंने ये कहा कि 2 फेज में भी अभी सेकंड फेज में चुनाव होने हैं। पानीपत का चुनाव इन्होंने 9 तारीख को रखा है। बाकी जी हरियाणा में सब जगह 2 तारीख को चुनाव होंगे और पानीपत में 9 मार्च को होंगे। जबकि ऐसा कोई बड़ा चुनाव नहीं है कि पानीपत का चुनाव 2 तारीख को नहीं हो सकता। जी जब हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक दिन चुनाव करवा सकती है सरकार। चुनाव आयोग 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक दिन चुनाव हो गया। आप देखिए अभी दिल्ली में जो है 15 दिन पहले चुनाव हुए, वहां पर पूरे प्रदेश का चुनाव एक दिन में हो गया। जी तो क्या ये निकाय चुनाव एक दिन में नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। लेकिन क्यों नहीं करवाए गए, ये तो वो जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मार्जिन से जीत रही थी, उसके बावजूद उन्होंने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है कि जी वो एक सवालिया निशान खड़ा कर दें कि भी 10 दिन बाद क्यों काउंटिंग की जा रही है, क्या मशीनों में हेर-फेर होने जा रहा है। तो ये उन्होंने अपने आप बैठे-बिठाए एक मुद्दा भी दे दिया है विपक्ष को और कांग्रेस को। मुद्दे तो विपक्ष के पास हमेशा ही रहते हैं नवीन सर, लेकिन विपक्ष उनको
कितना भुना पाता है, ये हमने हरियाणा की धरातल पे देखा है। विपक्ष जो है अभी भी ड्राइंग रूम की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और निकाय चुनाव क्योंकि धरातल पे किसी भी पार्टी के नेताओं का और उसके कार्यकर्ताओं का वजूद तोलने का एक तरीका भी होता है। यहाँ पे कांग्रेस कहीं ना कहीं, जो नवीन जी ने कहा है कि सरेंडर के मूड में दिखाई दे रही है, उसका कारण चाहे ये भी हो सकता है कि अभी तक नेताओं की जिम्मेदारियां तय नहीं हुई है, ये हो सकता है, या फिर कोई और वजह हो सकती है। लेकिन इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में पूरे तंत्र के साथ और पूरी ताकत के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है। नवीन जी की टिप्पणियां मैं हमेशा कहता हूं बब्बर शेर की तरह, वो निष्पक्ष बोलते हैं, ना किसी का पक्ष लेते हैं, ना किसी के विपक्ष में बोलते हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, केवल निष्पक्ष। और आज भी उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं वो निश्चित तौर पे निष्पक्ष टिप्पणी है। और ये हरियाणा के संदर्भ में आज बात करनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, इन चुनाव से इसका भी अंदाजा हो जाता है। नवीन जी की टिप्पणियां आपको कैसे लगी, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आपकी राय मिलती है तो हमारी भी राय बनती है। नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार नमस्कार।